हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ये भी एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है। ओके। लास्ट क्लासेस में हमने जैसे कि इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, सीपीयू के बारे में पढ़ा, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। तो हर एक चीज का काम भी हमने जाना कि इनपुट डिवाइस यूज करते हैं डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, आउटपुट डिवाइस को यूज करते हैं रिजल्ट या फिर आउटपुट को देखने के लिए, और फिर सीपीयू को यूज करते हैं एक प्रोसेसिंग यूनिट या फिर एक प्रोसेसिंग डिवाइस के हिसाब से, जो कि हमसे जो इनपुट डिवाइस के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उस इनपुट को लेकर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उस रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस के पास भेज देता है आउटपुट के हिसाब से हमें दिखाने के लिए। आज हम पढ़ेंगे और एक हार्डवेयर डिवाइस के बारे में जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। तो मेमोरी हम क्यों यूज करते हैं? आपके मोबाइल में भी मेमोरी होता है, आपके कंप्यूटर्स में भी मेमोरी होता है। तो मेमोरी हम क्यों यूज करते हैं? मेमोरी हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंटली हो। हमेशा के लिए हम स्टोर करना चाहते हो या फिर कुछ वक्त के लिए स्टोर करना चाहते हो। तो स्टोर करने के लिए हमें जो एक हार्डवेयर डिवाइस का जरूरत पड़ता है उस हार्डवेयर डिवाइस को हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। देखते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी इज one of the most important element in a computer system। एक कंप्यूटर सिस्टम का सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर बहुत ही जरूरतमंद जो मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। ये हम क्यों यूज करते हैं, ये क्या है? इट इज द स्टोरेज एरिया which holds the data and instructions during processing in the form of binary numbers। ये डाटा को स्टोर करता है। ये एक स्टोरेज एरिया है जहां पे हम डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? मतलब हम कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन उसे प्रोवाइड करना पड़ता है। चाहे कुछ इंस्ट्रक्शन हो या फिर डाटा हो, जैसे कि इमेजेस हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इन सब चीजों को हम जहाँ पे स्टोर करते हैं डिजिटली। डिजिटली स्टोर करते हैं मतलब क्या? डिजिटल डाटा किस फॉर्म में होता है? बाइनरी फॉर्म में होता है। तो बाइनरी फॉर्म में या फिर डिजिटल फॉर्म में हम जिस जगह पे डाटा को स्टोर करके रखते हैं उस स्टोरेज एरिया को हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो ये हमारा मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। मतलब आप कंप्यूटर या फिर टीवी या फिर कोई भी डिवाइस के अंदर देख लो, एक ग्रीन कलर का एक प्लेट होता है। उस ग्रीन कलर का प्लेट को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। तो इसको हम मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से एक कंप्यूटर के अंदर जितना भी डिवाइसेस हैं सब एक दूसरे के साथ इसकी वजह से कनेक्ट हो पाते हैं। अगर ये ना होता तो कंप्यूटर का कुछ वैल्यू ही नहीं है। विदाउट मदरबोर्ड ए कंप्यूटर इज नथिंग। ओके। तो इसीलिए मदरबोर्ड जरूरी होता है हर डिवाइस में। विदाउट मदरबोर्ड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करता, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो। ओके। तो मदरबोर्ड के अंदर मेमोरी भी स्टोर होता है। मतलब कंप्यूटर का जो मेमोरी हम यूज करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, इस मदरबोर्ड के अंदर वो मेमोरी भी अटैच्ड है जिसमें हमारा डाटा स्टोर होकर रहता है, जिसके बारे में हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम मेमोरी को मेनली क्यों यूज करते हैं? मतलब मेमोरी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन ए टेम्पररी और ए परमानेंट बेसिस। डाटा को अगर हम टेम्पररीली कुछ वक्त के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं या फिर डाटा को अगर हम परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो दोनों चीजों के लिए, या तो टेम्पररी के लिए हो या तो परमानेंटली हो, अगर हम डाटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कंप्यूटर मेमोरी, हार्डवेयर डिवाइस का। ओके। तो ये जो कंप्यूटर मेमोरी है जिसमें हम डाटा स्टोर करके रखते हैं वो मेनली दो तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी मेनली एक ऐसा मेमोरी है जिसमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने के लिए यूज नहीं कर पाते। अगर आपको कुछ इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब चीज डाटा अगर आपको अपने डिवाइस में स्टोर करके रखना है तो उसके लिए हम जो डिवाइस जो मेमोरी यूज करते हैं उस मेमोरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसीलिए इसको हम स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में जो इमेजेस, ऑडियो, वीडियो जहाँ भी स्टोर करते हो, वो जगह जो है जहाँ पे जिस हार्डवेयर डिवाइस में और जिस पार्ट में हमारा ये सारा डाटा स्टोर होकर रहता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। पर आप कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में जो प्रोसेसिंग करते हो, मतलब अभी कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन या फिर कोई सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में रन है, मतलब जैसे कि आप व्हाट्सएप अभी चला रहे हो, तो इन सारे सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन के डाटा को कुछ वक्त के लिए प्रोसेसिंग के वक्त अपने पास स्टोर करके रखने के लिए हम जो मेमोरी यूज करते हैं उस मेमोरी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। एक एक करके पढ़ते हैं। पहले जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो ये जो कंप्यूटर मेमोरी है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैम, रोम। फिर रैम भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, फिर रोम भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फिर सेकेंडरी मेमोरी भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनके बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ओके। तो पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी हम किसको बोलते हैं।
प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेन मेमोरी का काम ये है कि अगर हम हमारे डिवाइस में कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, कोई डाटा को यूज करना चाहते हैं रिसेंटली, जैसे कि सपोज मुझे अभी कैलकुलेट करना है, तो मुझे कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। तो उस कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो भी डाटा देंगे, उस डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए उसी वक्त हम जो मेमोरी को यूज करते हैं, उस मेमोरी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो ये एक मेन मेमोरी है। ये अगर नहीं होता तो अगर हम डाटा कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो प्रोसेसिंग हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए हम इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, पर इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे कि आपके मोबाइल में देख लो, आपका मोबाइल का रैम 2 GB, 3 GB, 4 GB ऐसा होता है ना आपके मोबाइल में। तो वो एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। आपका मोबाइल अब आपने खरीद लिया, तो उसका जो रैम है या फिर प्राइमरी मेमोरी है वो लिमिटेड है, उसके अंदर ही आपको यूज करना है, या फिर उसका कैपेसिटी बस उतना ही है। वो उतना कैपेसिटी या फिर उतना स्टोरेज कैपेसिटी का डाटा को स्टोर करके प्रोसेसिंग कर सकता है। उससे ज्यादा अगर आप उसको लोड दोगे तो क्या होगा, आपका मोबाइल या फिर आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, या फिर प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी हम क्यों यूज करते हैं? प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डाटा एंड प्रोग्राम्स नीडेड एट दैट इंस्टेंट बाय सीपीयू। सीपीयू को उसी वक्त, सपोज मुझे कंप्यूटर में कोई एक काम करना है, उस काम को करने के लिए जो जो भी डाटा मुझे चाहिए, उस डाटा को होल्ड करके रखने के लिए सीपीयू को, मतलब सीपीयू अभी कुछ डाटा को प्रोसेसिंग करना चाहता है, उस डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए जो जो भी डाटा उसको चाहिए, वो सारा डाटा होल्ड करके रखने के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी मेमोरी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप कैलकुलेटर ओपन किए हो, अभी कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें जो भी डाटा चाहिए, जो भी प्रोग्राम चाहिए, कैलकुलेटर एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो एक सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम होता है। तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखेगा प्राइमरी मेमोरी। उसके अंदर हम जो भी डाटा देंगे, सपोज मैं लिख रहा हूँ 5+3, तो उस डाटा को भी होल्ड करके रखेगा प्राइमरी मेमोरी। कब तक? जब तक सीपीयू प्रोसेसिंग अपना कंप्लीट कर नहीं देता। कब तक कंप्लीट नहीं करेगा? जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता, तब तक वो क्या करता है, उस डाटा को, और उस डाटा को हम जिस प्रोग्राम या फिर जिस सॉफ्टवेयर में रन कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को वो प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, होल्ड करके रखता है। और जब उस डाटा का प्रोसेसिंग खत्म हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी से रिलीज हो जाता है, या फिर प्राइमरी मेमोरी से निकल के आ जाता है। ओके, या फिर प्राइमरी मेमोरी खुद उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। पर कब तक स्टोर करके रखता है? जब तक सीपीयू उसको यूज कर रहा है, उस डाटा को जब तक सीपीयू यूज कर रहा है प्रोसेसिंग के लिए, तब तक वो क्या करता है, उसी डाटा को अपने पास होल्ड करके रखता है। और जब प्रोसेसिंग खत्म हो गया, तब क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस डाटा को और उस एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, अपने से रिमूव कर लेता है। ओके, जनरली दो तरह का प्राइमरी मेमोरी होते हैं, रैम, रोम। ओके, आप अपने मोबाइल में देखे होंगे, जब भी आप स्टोरेज में गए होंगे तो आप वहाँ पे नॉर्मली रैम देखे होंगे, रोम नॉर्मली नहीं दिखाता बाहर पे। रैम हम देखते हैं, तो पहले रैम के बारे में पढ़ते हैं। ये जो प्राइमरी मेमोरी है, मैंने बोला दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है रैम और एक है रोम। तो पहले जानते हैं रैम क्या है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है, इस तरह का मेमोरी में डाटा जो है हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली जहां पे मन वहां पे स्टोर कर सकते हैं, जहां पे मर्जी वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि हमें एक फिक्स्ड जगह में ही डाटा को स्टोर करना है। डाटा यहाँ पे इस तरह के मेमोरी में डाटा कहाँ पे स्टोर होगा वो हमें भी नहीं पता। वो रैंडमली वो मेमोरी क्या करेगा, अपने मर्जी से जहाँ पे स्पेस होगा वहां पे लेके डाटा को स्टोर कर देगा। ओके, इस तरह का मेमोरी जो होता है वो वोलेटाइल होता है नेचर में। वोलेटाइल मतलब क्या? भूल जाना। मतलब ये क्या करता है, वोलेटाइल होता है, मतलब अगर जब तक आपका कंप्यूटर या फिर जब तक आपका मोबाइल ऑन है, तब तक ये डाटा को स्टोर करके रखेगा। जब आप अपने कंप्यूटर को बंद कर दोगे तो क्या करेगा, उसमें वो जो भी डाटा होल्ड करके रखा होगा सारा डाटा उससे रिमूव हो गया होगा। मतलब वो भूल गया होगा कि वो क्या क्या डाटा स्टोर करके रखा था। जब उसको आप पावर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल सप्लाई प्रोवाइड नहीं करोगे, तो वो भूल जाएगा कि उसको क्या क्या डाटा पहले प्रोवाइड किया गया था। मतलब ये कोई भी डाटा को परमानेंटली स्टोर करके या फिर सेव करके नहीं रख सकता। बस टेम्पररी बेसिस में डाटा को कुछ वक्त के लिए होल्ड करके रखने के लिए हम रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रैम को यूज करते हैं। लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट में, देखिए, इट कैन होल्ड डाटा ओनली ऑन टेम्पररी बेसिस। टेम्पररी बेसिस में ये डाटा को होल्ड करता है कुछ वक्त के लिए। बिकॉज क्यों टेम्पररी बेसिस में डाटा को होल्ड करके रखता है, परमानेंटली क्यों होल्ड करके रख नहीं पाता?
क्योंकि इसको कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल करंट या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फ्लो चाहिए। जब तक इलेक्ट्रिकल करंट या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फ्लो उस प्राइमरी मेमोरी के पास पहुंचता रहेगा, तब तक वो डाटा को अपने पास होल्ड करके रखेगा। और जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फ्लो होना बंद हो गया, तब जो भी डाटा वो होल्ड किया होगा, सारा डाटा वो भूल जाएगा कि क्या डाटा स्टोर किया था, सब कुछ उससे रिमूव हो जाएगा। ओके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये वोलेटाइल है नेचर में। जब तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होकर उसके पास पहुंच रहा है प्राइमरी मेमोरी के पास और रैम के पास, तब तक वो डाटा को होल्ड करके रखेगा। और जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो होना बंद हो गया, तब वो सब कुछ भूल जाएगा, मतलब उससे सब कुछ ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ओके, इन दिस मेमोरी इफ करंट इज इंटरप्टेड डाटा इज लॉस्ट। इस तरह के मेमोरी में, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में, अगर करंट इंटरप्ट होता है, मतलब अगर करंट में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, मतलब अगर करंट अब जो फ्लो हो रहा था वो करंट अगर और फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उस रैम में जो डाटा स्टोर्ड होता है वो डाटा लॉस्ट हो जाता है। उस डाटा को हम और स्टोर करके नहीं रख पाते या फिर यूज नहीं कर पाते। ओके, और इसका नाम जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये अपने अंदर डाटा को रैंडमली स्टोर करता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम जहां पे चाहते हैं वहां पे स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो रैंडमली अपने मर्जी से जहां पे चाहता है वहां पे डाटा को स्टोर करके रख सकता है। ये हमें भी नहीं पता चल पाता कि कहाँ पे वो डाटा को स्टोर करके रखता है। ओके, समझ आ गया? रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैंडमली डाटा को स्टोर करता है, रैंडमली डाटा को यूज करता है। ओके, और ये अपने अंदर डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रख नहीं पाता, टेम्पररीली स्टोर करके रखता है। क्यों? क्योंकि इसको डाटा को स्टोर करके रखने के लिए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना बंद हो गया उसके पास, तो वो क्या होगा, उसके अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा वो सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। ओके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये वोलाटाइल है नेचर में, मतलब भूल जाता है डाटा को अगर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होना बंद हो गया तो। ओके, दो तरह का रैम होता है, दो तरह का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक। तो ये है रैम, दिखने में ऐसा है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसके अंदर डाटा स्टोर होता है। ये 4 GB का हो सकता है, 8 GB का हो सकता है, 2 GB का हो सकता है। ओके, ऐसे अलग अलग साइजेस का, मतलब अलग अलग मेमोरी साइज का रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है। आप जिस तरह का रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके डिवाइस में यूज करना चाहते हो, उसी तरह का रैंडम एक्सेस मेमोरी आप मार्केट से खरीद के अपने डिवाइस में यूज कर सकते हो। ओके, ये है हमारा जो मदरबोर्ड मैंने दिखाया था। मदरबोर्ड में यहाँ पे ऐसे लगता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आप कभी भी हार्डवेयर पार्ट कुछ देखोगे या फिर कंप्यूटर का मदरबोर्ड कभी देखोगे, तो वहाँ पे आप ऐसे एक ग्रीन कलर का प्लेट देख सकते हो जिसको हम बोलते हैं रैम। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ग्रीन कलर का प्लेट है हम इसको बोलते हैं रैम। तो हमने देखा कि रैम जो है वो दो तरह का है, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। तो ये जो दो तरह का रैम है, इनके बीच डिफरेंसेस क्या है? हम एक तरह के रैम को स्टैटिक रैम क्यों बोलते हैं और एक तरह के रैम को हम डायनामिक रैम क्यों बोलते हैं, चलिए जानते हैं उसके बारे में। स्टैटिक रैम को हम शॉर्टकट में एस रैम भी बोल सकते हैं। ओके, ये एक कंप्यूटर मेमोरी है, मतलब ये एक ऐसा रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो जिसको कि कंटिन्यूअसली पावर फ्लो जरूरी है, मतलब जिसको कंटिन्यूअसली करंट का सिग्नल जो है वो फ्लो उसके पास पहुंचना जरूरी है डाटा को होल्ड करके रखने के लिए। अगर थोड़ा भी वक्त इसके पास इलेक्ट्रिकल करंट नहीं पहुंचा, तो इसमें जो भी डाटा स्टोर होगा वो डाटा परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा। ओके, और ये जो है ये ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू डी रैम। डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यों ये ज्यादा एक्सपेंसिव है इसके बारे में हम आगे जानेंगे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ने के बाद। और ये ज्यादा फास्टर है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से, इसके बारे में भी जानेंगे आगे। अब देखते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम शॉर्ट में डी रैम भी बोल सकते हैं, जो कि हम स्टैटिक रैम को हम जैसे शॉर्टकट में एस रैम बोल पा रहे थे, वैसे डायनामिक रैम को हम शॉर्ट में डी रैम भी बोल सकते हैं। स्टैटिक रैम में क्या होता था कि स्टैटिक रैम जो मेमोरी है उसको हमेशा कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए। अगर पावर सप्लाई थोड़ा भी बंद हो गया, तो वो जो डाटा को होल्ड करके रखा है वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। और डायनामिक रैम में क्या है, डायनामिक रैम में हम जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायनामिक रैम को जो चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी मिली सेकेंड्स गैप रख के भी उसको हम अगर पावर फ्लो प्रोवाइड करेंगे, तब भी वो डाटा को होल्ड करके रख सकेगा या फिर इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रख सकेगा। तो किसमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें चाहिए? एक मेमोरी जिसमें हमें कंटिन्यूअसली हमेशा पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा उसमें, या फिर उस तरह का मेमोरी जिस तरह के मेमोरी में अगर हम थोड़ी थोड़ी गैप रख के अगर पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तब भी वो डाटा स्टोर करके रख पाएगा।
उस तरह के मेमोरी में ज्यादा मेमोरी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, जिसको पूरा कंटिन्यूअसली चाहिए। अगर जैसे कि स्टैटिक रैम में क्या होता है, पूरा कंटिन्यूअसली उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, इसकी वजह से वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। और डायनामिक रैम में क्या होता है, विद इन मिली सेकेंड्स, मतलब थोड़ी थोड़ी मिली सेकेंड्स के गैप में, मतलब थोड़ी थोड़ी मिली सेकेंड्स के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो नहीं होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी मिली सेकेंड्स को लेके हम जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फ्लो रोक देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो खर्चा है वो कम हो जाता है किस डायनामिक रैम में, जिसकी वजह से ये कम एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। ओके। और ये स्लोअर भी होता है। क्यों स्लोअर होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फ्लो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, क्योंकि स्टैटिक रैम में कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो होता है, पर डायनामिक रैम में कुछ मिली सेकेंड्स का गैप ले लेके हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्लो करते हैं। ओके, इसीलिए डायनामिक रैम स्लोअर है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। समझ आ गया। अभी देखते हैं रोम। हमने पढ़ा रैम के बारे में। रैम एक ऐसा मेमोरी है जो कि टेम्पररी डाटा को स्टोर करके रखता है, कब तक, जब तक उसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो हो रहा होता है तब तक। अब देखते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसा मेमोरी है जिस तरह के मेमोरी में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं उस डाटा को यूजर सिर्फ रीड कर सकता है, उसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहता है तो चेंजेस नहीं कर सकता। जैसे कि सपोज मैं एक रैंडम मेमोरी रीड ओनली मेमोरी यूज कर रहा हूँ, रोम, उसमें मैंने कुछ डाटा स्टोर किया है और मैं उस रैम को आपके कंप्यूटर में ऐड किया है। तो आप क्या कर सकते हो, उस मेमोरी में जो डाटा मैंने स्टोर किया है उस डाटा को सिर्फ आप देख सकते हो, पर उस डाटा में कुछ बदलाव अगर करना चाहते हो तो आप उस डाटा में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। ओके। रोम में क्या होता है, इंफॉर्मेशन अगर हम एक बार स्टोर कर देते हैं तो वो फिक्स्ड होके रह जाता है उसको, और जो यूजर को हम प्रोवाइड करते हैं यूज करने के लिए वो बदलाव नहीं कर सकता। ओके। जैसे कि सपोज मैंने एक रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी में कुछ प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को उसमें स्टोर कर दिया, वो फिक्स्ड हो गया और उसको मैंने आपके कंप्यूटर में लगा दिया। तो उस कंप्यूटर में जो मैंने रोम लगाया, उस रोम के अंदर जो डाटा है उस डाटा को सिर्फ आप देख सकते हो, पर उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। उस डाटा को यूज कर सकते हो पर उस डाटा में कुछ बदलाव नहीं कर सकते। ओके। इसीलिए हम रोम को सिर्फ रीड करने के लिए और यूज करने के लिए यूज करते हैं। उसको हम राइट करके कुछ अगर चेंज करना चाहते हैं, जो भी डाटा स्टोर्ड है उस डाटा को हम रिमूव करके उसके जगह पे अलग डाटा स्टोर करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। जो डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, और अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। इसमें रीड ओनली मेमोरी में जनरली रीड ओनली मेमोरी हम क्यों यूज करते हैं, इट कंटेन्स ए सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, दैट इज व्हाट टू डू व्हेन ए कंप्यूटर इज स्टार्टअप। जैसे कि आप कंप्यूटर का बटन, मतलब जहाँ पे पावर बटन होता है वहां पे पावर बटन पे आप क्लिक करते हो कि नहीं, तो उस पावर बटन में क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि आपका कंप्यूटर ऑन होना है। वहां पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, वहां पे कुछ प्रोग्राम लिखा गया होगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर जान पाता है कि उसको उस बटन क्लिक करने के बाद कंप्यूटर को ऑन करना है बोल के। तो वहां पे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर होके रहता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं बायोस। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बायोस जो प्रोग्राम है, वो बायोस प्रोग्राम या फिर बायोस का जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, रीड ओनली मेमोरी में। तो उसको हम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर करके क्यों रखते हैं, और उसको हम रैम में स्टोर करके क्यों नहीं रखते। तो बायोस प्रोग्राम जो है या फिर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोग्राम है उसको अगर हम रैम में स्टोर करके रखते, और रैम में स्टोर करके अगर रखते, तो अगर एक बार कंप्यूटर ऑन हो गया और कोई प्रॉब्लम की वजह से सपोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल और कंप्यूटर के पास नहीं पहुंच पाया, तो रैम का प्रॉब्लम क्या है कि रैम में अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो नहीं पहुंच पाया तो उसमें जो भी डाटा स्टोर्ड है उस डाटा को भूल जाता है। तो अगर कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोग्राम अगर हम रैम में स्टोर किए हैं, अगर वो भूल गया तो और कंप्यूटर हमारा ऑन हो पाएगा, फिर से हम कंप्यूटर को और ऑन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम रैम में बायोस प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कभी भी रैम में स्टोर नहीं करते, उसको हम स्टोर करते हैं रोम में। क्योंकि रोम में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, कब तक, तब तक जब तक हम खुद रिमूव नहीं करना चाहते। ओके। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल इन नेचर। रैम जो था वोलाटाइल था, मतलब भूल जाता था, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो होना बंद हो गया वो डाटा को भूल जाएगा, मतलब उस मेमोरी से डाटा लॉस्ट हो जाएगा। पर रीड ओनली मेमोरी में हम डाटा तब तक स्टोर करके रख सकते हैं जब तक हम चाहते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल इन नेचर। मतलब अगर पावर सप्लाई बंद हो भी जाता है, अगर हम कंप्यूटर को बंद कर भी देते हैं,
तब भी ये डाटा को अपने पास परमानेंटली स्टोर करके रखा होता है। अगर हम कंप्यूटर को फिर से ऑन करेंगे, फिर देखना चाहते हैं अगर हम कोई डाटा को जो भी रोम में स्टोर्ड है हम आसानी से देख सकते हैं। वही लिखा गया है, द कंटेंट्स ऑफ रोम रिमेन स्टोर्ड इवन इफ पावर इज टर्न्ड ऑफ। अगर हम रोम में मतलब रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा स्टोर्ड है, अगर हम पावर ऑफ कर देते हैं, मतलब पावर फ्लो जो हो रहा था कंप्यूटर के पास या फिर मेमोरी के पास, अगर पावर फ्लो को हम रोक देते हैं तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो कंप्यूटर बंद होने के बावजूद भी रीड ओनली मेमोरी में हमने जो डाटा स्टोर किया है वो डाटा उसमें परमानेंटली स्टोर होकर रहेगा, जो कि रैम में नहीं हो पाता था। ओके, तो ये जो रोम है ये भी तीन तरह का है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ओके, तो पहले देखते हैं रोम को। ये है रोम का स्ट्रक्चर, जो कि आप ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर्स में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के यहाँ पे लगा है रोम। ये रोम को हम यूज करते हैं मेनली कंप्यूटर का जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन है, मतलब कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखने के लिए हम मेनली यूज करते हैं रोम को। यहाँ पे लिखा है देख सकते हो बायोस। तो ये बायोस प्रोग्राम मतलब बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है या फिर ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूज किया जाता है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। जैसे कि हमारे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, इन सबको ऑन करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं बायोस। जो कि हमारे कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, उनके रैम में स्टोर नहीं होके रोम जो है रीड ओनली मेमोरी उसमें स्टोर होता है। क्योंकि रीड ओनली मेमोरी डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फ्लो उसके पास पहुंचे या ना पहुंचे। ओके, तो यहाँ पे जो आप ब्लैक कलर का देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का यहाँ पे देख रहे हो, ये व्हाइट कलर का जो है यहाँ पे हम लगा सकते हैं हमारे रैम को। ओके, यहाँ पे इजीली हम हमारे रैम को अटैच कर सकते हैं, जितना भी रैम हम अटैच करना चाहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन यहाँ पे, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, मतलब आप 4 रैम यहाँ पे अटैच कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। ओके, तो अभी एक एक करके देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम के बारे में। पहला है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या? इस तरह के मेमोरी में अगर हम एक बार प्रोग्राम लिख लेते हैं, अगर हम एक बार डाटा इंसर्ट कर देते हैं, तो उस डाटा या फिर उस इंफॉर्मेशन को हम और रिमूव नहीं कर सकते। वो उसमें पूरा परमानेंटली स्टोर होके रह जाएगा। उसको मतलब जिसने लिखा वो भी और इरेज नहीं कर सकता। मैं मतलब सपोज मैं रीड ओनली मेमोरी में कुछ डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ, एक बार डाटा इंसर्ट कर दिया तो मैं भी और रिमूव नहीं कर सकता। किस तरह के मेमोरी में? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। वही लिखा गया है। ये एक ऐसा कंप्यूटर मेमोरी चिप है जिसमें हम अगर एक बार प्रोग्राम लिख लेते हैं, मतलब अगर एक बार हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं, तो वो परमानेंट हो जाता है। उसको हम इरेज नहीं कर सकते या फिर कभी डिलीट भी नहीं कर सकते। ओके, फिर देखते हैं ईपी रोम। उसके बाद आया ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लास्ट में हमने पढ़ा था कि पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें क्या होता था कि अगर हम एक बार प्रोग्राम लिख लेते हैं उस तरह की मेमोरी में, तो उसको और हम रिमूव नहीं कर सकते। पर उसके बाद फिर नया टेक्नोलॉजी निकला जिसमें हमें उस तरह के मेमोरी में हम जो डाटा लिखते हैं उसको इरेज करने का फैसिलिटी मिला। उसको हम बोलते हैं ईपी रोम। तो ईपी रोम में हम डाटा को कैसे रिमूव कर सकते हैं? इस तरह के मेमोरी में, मतलब इस तरह के इस तरह के रीड ओनली मेमोरी में हम जो इंफॉर्मेशन एक बार लिखे होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? ओनली अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करके चेंज कर सकते हैं। यूवी लाइट, ओनली अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करके जो भी प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को हम इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के बाद हम उसमें नया प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हम ईपी रोम को यूवी रोम और अल्ट्रा वायलेट रोम भी बोलते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं और एक तरह का रीड ओनली मेमोरी जो है ईईपी रोम। ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहले हमने देखा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसमें हम सिर्फ प्रोग्राम कर पाते थे, पर एक बार प्रोग्राम करने के बाद हम उसको और इरेज और रिमूव नहीं कर पाते थे। फिर आया उसके बाद ईपी रोम जो कि है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम अगर प्रोग्राम किए हैं उसको हम इरेज कर सकते हैं, पर सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट को यूज करके। अगर आपके पास यूवी लाइट है तो यूवी लाइट को यूज करके हम सिर्फ इरेज कर सकते हैं ईपी रोम में। तो इसीलिए ईपी रोम को हम यूवी रोम भी बोलते हैं। फिर आया ईईपी रोम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इससे आपको साफ पता चल रहा होगा
ये एक ऐसा रीड ओनली मेमोरी है जिसमें हम अगर एक बार प्रोग्राम लिख लिए हैं, कुछ गलत हो गया है, उसको हम अगर इरेज करना चाहते हैं तो इरेज कर सकते हैं, पर किसके मदद से? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से। इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी एक तरह का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है जो इरेज हो सकता है। इरेज होने के बाद उसको हम फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब उसमें हम फिर से प्रोग्राम लिख सकते हैं या फिर उसमें फिर से हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज को यूज करके। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, चाहे वो टेम्पररी हो या फिर परमानेंट हो। तो ये जो कंप्यूटर मेमोरी है मेनली दो तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और फिर ये जो प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी एक मेन मेमोरी है जो कि हम सीपीयू रिसेंटली या फिर करंटली जिस डाटा को या फिर जिस प्रोग्राम को यूज कर रहा है, उस प्रोग्राम को या फिर उस डाटा को होल्ड करके रखने के लिए टेम्पररीली हम जो मेमोरी यूज करते हैं तो उस मेमोरी को हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी मेनली दो तरह का होता है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है उसमें डाटा जो होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है, और रीड ओनली मेमोरी में डाटा जो स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वोलेटाइल है नेचर में, मतलब डाटा को भूल जाता है। कब भूल जाता है? जब उसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो होकर नहीं पहुंच पाता तो उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो डाटा लॉस्ट हो जाता है। पर रीड ओनली मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब वो डाटा उसमें जो भी स्टोर होता है उसको भूलता नहीं है, मतलब उसको रिमूव नहीं करता अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके पास ना पहुंच पाए तब भी। ओके, तो रैम और रोम के बीच डिफरेंस ये है कि रैम क्या करता है? डाटा को परमानेंटली स्टोर करके तब तक रखता है जब तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके पास फ्लो हो रहा हो, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो होना बंद हो गया तो डाटा रिमूव हो जाएगा। पर रोम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके पास फ्लो हो या ना हो, डाटा हमने स्टोर किया है तो उसके पास डाटा परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर होके रहेगा। ओके, समझ आ गया? तो रैम में कौन सा डाटा स्टोर होता है? मतलब करंटली आप मोबाइल ऑन किए हो या फिर कंप्यूटर ऑन किए हो, आपके कंप्यूटर में आप रिसेंटली कुछ काम कर रहे हो या फिर आपके मोबाइल में आप रिसेंटली कुछ काम कर रहे हो, तो जो काम कर रहे हो उस काम के लिए हमें जो भी डाटा चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो सारा डाटा और इंस्ट्रक्शन आके मेन मेमोरी में या फिर रैम में स्टोर होके रहता है। ओके, और रोम में कौन सा डाटा स्टोर्ड है? रोम में वो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है जो इंस्ट्रक्शन हमें जैसे कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जरूरत है। कंप्यूटर के बटन में क्लिक करने के लिए कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि कंप्यूटर के बटन में क्लिक करने से कंप्यूटर ऑन होगा? कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड होगा, जिसके वजह से वो कंप्यूटर को बताता होगा कि ये बटन अगर क्लिक होगा तो कंप्यूटर का सारा जितना भी पार्ट है सारे ऑन होंगे। ओके, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं मेनली रीड ओनली मेमोरी को। ओके, तो रैम के दो तरह का था, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम को हमें कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करना जरूरी है, और डायनामिक रैम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम मिली सेकेंड्स में कुछ मिली सेकेंड्स गैप रख के प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज्यादा किसमें चाहिए? स्टैटिक रैम में, तो इसीलिए स्टैटिक रैम ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम। ओके, पर जबकि डायनामिक रैम में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कम यूज करते हैं, इसीलिए डायनामिक रैम स्लो होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। फिर हमने देखा रोम जो है वो तीन तरह का होता है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम में क्या? ये एक ऐसा रीड ओनली मेमोरी है जिसमें अगर हम एक बार प्रोग्राम लिख लें तो उसको हम इरेज नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते उस इंफॉर्मेशन को। फिर आया ईपीरोम जिसमें हम इरेज कर सकते हैं जो प्रोग्राम हमने लिखा है और फिर से उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, पर ओनली उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट। इसीलिए हम ईपीरोम को यूवी लाइट भी बोलते हैं। उसके बाद आया उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम डाटा जो या फिर प्रोग्राम जो स्टोर किए हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करके उसमें हम फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल चार्ज। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मेमोरी के बारे में और कुछ मेमोरीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।